नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न नंबर 7 से बात करेंगे। 7 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 देखो। सबसे पहले प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती है। आपको एक त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, ये एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF, AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती है। ये आपको दिया हुआ। तो जब माध्यिकाएं बिंदु G से गुजरती हैं तो हम जानते हैं कि जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है, केंद्रक। तो ये क्या बन गया आपका, केंद्रक बन गया। और केंद्रक के माध्यिकाओं को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। ये वाला हिस्सा जो होता है आपका AG दुगुना होता है GD से। ये आपकी इसकी लैंग्वेज है, ये आपको दे रखा है। पूछ क्या रहा है, यदि GF बराबर 4 सेंटीमीटर है तो देखो GF कौन सा है, ये वाला है। ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यदि हम वैसे करना चाहें तो हमें पता है CG का मान पूछा है, तो GF का 2 गुना होता है CG, तो 4 का 2 गुना कितना होगा 8। आंसर तो आगे, लेकिन इसको करना कैसे देखो। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले इस माध्यिका को लिखेंगे जिसकी बात कर रहा है। GF जो है वो CF का हिस्सा है, तो इसको लिखेंगे CF बराबर CG प्लस GF। अब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, CF में भाग दे देंगे GF का पूरे समीकरण में। तो इसमें भाग दे दो GF या फिर CG का भाग दे दो, CG आप चाहो उसका भाग दे सकते हो, CG बराबर CG बटे CG। अब देखो ये CF बटे CG, अपने को ज्ञात क्या करना था, GF बटे CG। ये मान दे रखा है, CG का मान पूछा है। इसको लिख सकते हैं 3/2। इसको लिखा जा सकता है, एक GF में दे रखा है और CG हमें ज्ञात करना है। ठीक हो जाएगा काम यहाँ से। अब देखो CF बटे CG, ये है आपकी CF। जब अनुपात की बात करें तो ये 2:1 में विभाजित करता है केंद्र। तो CF के हिस्से में कितना अनुपात आएगा, अनुपातों के योग के बराबर 2 और 1 3। और CG कितना होता है 2, तो इसको लिख दिया 3/2। CG में CG का भाग देंगे 1। GF आपको दे रखा है, GF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू रख देंगे। जब इसको सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो अब यहाँ पे CG का अनुपात नहीं रखना आपने को, कि CG का अनुपात 2 है, तो फिर ज्ञात क्या करना है। इसलिए यहाँ पे जब हम वैल्यू रख रहे हैं इसकी, GF की अनुपात की बात नहीं करें, अब हम वैल्यू रख रहे हैं इसमें, तो इसकी भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CG, 1 का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो आपके पास आ जाएगा 3/2 - 1 बराबर 4/CG। देखो 3/2 में से 1 घटाएंगे, मतलब 1.5 है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। आप चाहो तो LCM लेके घटा देना, बराबर 4/CG। वज्र गुणा कर देंगे, CG को 1 से करेंगे तो CG बराबर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका एक पोर्शन। इसी तरीके से आपको क्या करना है, B ज्ञात करना है। B में क्या दे रखा है आपको, AD की बात कर रहा है, तो AD को लिखेंगे सबसे पहले माध्यिका को। AD बराबर क्या लिख सकते हैं, AD बराबर AG प्लस GD। अब देखो आपको क्या दे रखा है, AD दे रखा है, इसका मतलब AD की तो क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। अदर को क्या कर देंगे हम अनुपातिक रूप में, और GD आपको पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AD बटे GD, GD का भाग दे दो। AD बटे GD बराबर AG बटे GD प्लस GD बटे GD। देखो AD बटे GD, AD के मान दे रखा आपको 7.5, तो इसके स्थान पे रख देंगे 7.5 बटे GD। अब ये गलती मत कर देना कि GD के स्थान पे इसके हिस्से में 1 अनुपात आता है, तो 1 नहीं रखना अपने को। इससे GD का मान तो क्या करना है, पता करना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखी है तो सिमिलरली तो चलता है। अनुपात में क्या होता है, राशियों की जो मात्रा होती है, इनको मापने की जो इकाई होती है वो सेम होती है।
जब अनुपात अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात अनुपात लिखेंगे, और जब हम मान लिख रहे हैं तो नीचे वाले का भी मान ही लिखेंगे, यहाँ पे अनुपात नहीं लिखेंगे कि यहाँ तो सरलतम रूप लिख दिया और यहाँ पे उसका मान लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी डी बराबर ए जी बटे जी डी, तो ए जी के हिस्से में 2 आता है और जी डी के हिस्से में 1 आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 बटे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे 1 2 ही है, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो देखो क्या हो गया, 7.5 बटे जी डी बराबर 3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, वजन गुणा करेंगे तो ये तो 7.5 रह जाएगा, 7.5 बराबर 3 जी डी। अपने को जी डी का मान ज्ञात करना है तो 3 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा 2.5, तो अपने पास जी डी बराबर क्या निकल कर आया 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 7 पता कर सकते हैं। और भी काफी सारे अंकगणित के बेस इस पे माध्यिकाओं पे बेस जो भी क्वेश्चन बनते हो सारे सिमिलर इसी मेथड से होंगे, आपको ये पता होना चाहिए। और यदि आप वैल्यू रख रहे हो तो उस स्थिति में अनुपात काम में नहीं लेना। जब अनुपात काम में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एजी का अनुपात लिखा तो जीडी को भी अनुपात के रूप में लिखना है। यदि हम यहाँ पे एजी की वैल्यू रखते हैं तो जीडी की भी वैल्यू लिखते हैं, फिर एक जगह वैल्यू रख रहे हैं दूसरी जगह अनुपात रख रहे हैं तो वो फिर गलत हो जाएगा, दोनों जगह सेम करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 समझते, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, प्रश्न नंबर 8 में ये दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा AB बराबर क्या दे रखी है, AC दे रखी है, भुजा AB बराबर दिया हुआ है AC। साथ ही क्या कह रहा है कि जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब है आपको क्या दे रखा है, DD बराबर CD। ये चीज आपको क्या कर रखी है, इसने दे रखी है। और फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक चारों रेखाखंड AD पर स्थित होंगे, मतलब एक ही रेखा पर स्थित होंगे। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये 4 चीजें पूछ रहा है, तो चारों चीजों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो लंब केंद्र होता है वो क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है और अंतःकेंद्र क्या होता है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब भुजाओं पर क्या हो, लंब हो और उसको बराबर भागों में बांटता हो। तो लंब समद्विभाजक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेंगे वो क्या होगा, परिकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज में तीनों शीर्षों से हम यदि कोण अर्धक खींचे, तीनों शीर्षों के, तो वो तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु पर काटेंगे एक दूसरे को वो क्या होगा, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। और कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। इसी तरीके से लंब केंद्र शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु और केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा आपको देखते ही कौन सा पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये जो AD है इसके बारे में इसने कहा है कि ये इस त्रिभुज ABC में जो D है भुजा BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो एक तो आपके पास तुरंत शुरुआत करते ही रिजल्ट आ गया, चूंकि AD भुजा BC की माध्यिका है। तो जरा समझना, ये माध्यिका है, अब इसकी दूसरी माध्यिका खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं AD पर ही तो काटेगी एक दूसरे को। यहाँ से CF तीसरी माध्यिका खींचेंगे तो वो भी इसे AD पर कहीं ना कहीं काटेगी, वही क्या होगा आपका केंद्रक होगा। तो कहने का मतलब है तीनों माध्यिकाएं, जब AD माध्यिका है तो इस पर वो बिंदु क्या होगा, स्थित होगा जिसपे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो अपने यहाँ से AD भुजा BC की माध्यिका है, ये अपने को दे रखा है, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AD जो क्या है वो माध्यिका है। तो हम यहाँ से कहेंगे अतः त्रिभुज ABC का केंद्र माध्यिका, सॉरी त्रिभुज ABC का केंद्र AD पर स्थित होगा, क्योंकि ये माध्यिका है और माध्यिका पर स्थित होगा। तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे। दूसरा देखो, यहां से देखते ही कौन सा आ रहा है। अब इसके बाद जो रिजल्ट है और नहीं आ पाएंगे। अब
सारे रिजल्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी को समान सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी, इन दोनों त्रिभुजों को समान सम सिद्ध करना। तो देखो AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, दिया हुआ है। इसके अलावा BD किसके बराबर है, CD के बराबर है। BD बराबर क्या है, CD, ये भी क्या कर रखा आपको, दे रखा है। D मध्य बिंदु है, तो अपने आप ही BD किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया। इसके अलावा AD, देखो दोनों त्रिभुजों में AD सेम आ रही है, तो AD बराबर AD, ये क्या हो जाएगी आपकी, कॉमन हो जाएगी। तो देखो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है, तो S नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग। त्रिभुज ABD सर्वांग हो गया त्रिभुज ACD, कौन से नियम से, S नियम से। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो हम जानते हैं CPCD नियम क्या कहता है कि दो सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग है, तो इनके संगत भाग भुजाएं, तो 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर आ गई, तो तीनों कोण भी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होंगे। तो देखो कौन सा बराबर होगा, यहां से हम लिखते हैं कोण जो है ABD, कोण ABD, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, ACD के, इस वाले कोण के बराबर होगा। साथ ही देखो अब यहां से शुरुआत करो BDA, देखो कोण BDA मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, CDA के, तो CDA के मतलब इसके बराबर होगा। और देखो अब यहां से शुरुआत करो D से, DAB, इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, यहां से चलो DAC, तो DAC इस वाले कोण के बराबर। तो देखो यहां से क्या निकल कर आया, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए अपन सेकंड रिजल्ट में क्या करेंगे बताओ, इसको नाम दे देते, इसको 1 2, इसको कह दिया 3, इसको कह दिया 4, इसको कह दिया 5 और इसको कह दिया 6। यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो कोण 1 है वो किसके बराबर है, 2। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से, कोण 1 बराबर 2, इसका मतलब AD जो है वो इस कोण A का क्या है, अर्धक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट AD कोण A का अर्धक या समद्विभाजक, एक ही बात है, अर्धक है। जब ये AD इस कोण A का अर्धक है तो हम कहेंगे कि जो कोण अर्धक होते हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो देखो एक कोण अर्धक ये आ गया, इसी तरीके से इस कोण का अर्धक निकालेंगे तो वो भी इस AD को किसी बिंदु पर काटेगा, इस कोण का अर्धक भी AD को किसी बिंदु पर काटेगा। इसका मतलब अंतः केंद्र भी किस रेखाखंड पर स्थित होगा, AD पर स्थित होगा। तो यहाँ से हम कह देंगे अतः त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र भी AD पर स्थित होगा। 2 रिजल्ट आ गए। तीसरा रिजल्ट देखो, हमने ये देखा कि कोण 4 जो है वो किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। और ये जो BC है एक रेखाखंड है, हम जानते हैं एक रेखाखंड पर यदि इस तरीके से कोई एंगल बनता है तो उसका मान कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। चूंकि कोण 4 किसके बराबर, 5 के, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या कहेंगे, 4 बराबर 5 है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2 कोण 4 बराबर 180 डिग्री में कोण 4 5 के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं 4, तो 2 कोण 4, तो कोण 4 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। यहाँ से आपके पास आ गया कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, कोण 4 और 5 बराबर है तो ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री। जरा ये देखना, ये AD जो है इसे BC को बिंदु D पर काट रहा है और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही क्या कर रहा है, ये इसको D जो है मध्य बिंदु भी है, तो बताओ ये जो AD है ये लंब तो हमने सिद्ध कर दिया कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसका मतलब ये इस पर क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये जो AD होगा वो लंब होगा BC पर।
और अपने को ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डी है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि ये जो एडी है ये लंब और मध्य बिंदु भी, इसका मतलब लंब समद्विभाजक हो गया। तो एक लंब समद्विभाजक तो ये आ गया आपके पास एडी, इसी तरीके से इसका लंब समद्विभाजक देखेंगे, इसी तरीके से इसका लंब समद्विभाजक, तीनों लंब समद्विभाजक कहीं ना कहीं से एडी को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब है कि जो लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र होता है। अतः त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र एडी पर होगा। अब क्या बच गया, केवल शीर्ष लंब केंद्र बचा है। तो शीर्ष लंब देखो ए से इस डी पर ये 90 डिग्री है, शीर्ष लंब तो है ही है, इसका मतलब है शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि एडी जो है वो लंब है बीसी पर। इतना ही, एक शीर्ष से डाला गया लंब दे रखा है और शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये शीर्ष लंब इसी तरीके से दूसरा शीर्ष लंब तीसरा शीर्ष लंब, इसी को एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, इस पर स्थित होगा वो कटान बिंदु। इसका मतलब है कि जो शीर्ष लंब है या सॉरी लंब केंद्र जो है त्रिभुज का, लंब केंद्र भी एडी पर ही स्थित। यही आपको 4 रिजल्ट थे जो सिद्ध कर रहे थे। अब आगे आप डायरेक्ट काम में लेने के लिए इसको ध्यान रख सकते हो। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र और केंद्र सारे एक ही रेखाखंड पर स्थित होते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है आपको, एक त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र एच है, मतलब आपको क्या दे रखा है कि इस त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से डाला गया लंब दे रखा है, इसको नाम दे देते हैं एडी। आपको शीर्ष बी से डाला गया लंब दे रखा है, इसको नाम दे दिया बीई। और शीर्ष सी से डाला गया लंब दे रखा है, उसको नाम दे दिया सीएफ। ये आपको क्या कह रखा है, दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र एच है, मतलब इस त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष लंब जो हैं वो एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, चित्रानुसार एच बिंदु पर काट रहे हैं। ये आपको क्या कर रखा है, इसने दे रखा है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, ये जो बिंदु x है वो इस AH का मध्य बिंदु है, मतलब ये जो AX है और ये जो AH है वो क्या है, बराबर है। इसी तरीके से जो ये y है वो इस भुजा BH का क्या दे रखा है, मध्य बिंदु। इसी तरीके से ये जो z है वो इस CH का मध्य बिंदु। इस तरीके से आपको x, y और z AH, BH और CH के मध्य बिंदु है, ऐसा दे रखा है। अब आपसे सिद्ध करवा रहा है कि यदि इन मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो मिलाने से जो त्रिभुज XYZ प्राप्त हो रहा है इसका लंब केंद्र भी H होगा, ऐसा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। लंब केंद्र सिद्ध करने के लिए अपने को क्या देखना है, तीनों शीर्षों से डाले गए लंब पता करना है और तीनों शीर्षों से डाले गए लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वो क्या होता है, लंब केंद्र होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे इस त्रिभुज में X और y, त्रिभुज AHB में त्रिभुज ABH कहते चाहिए, त्रिभुज ABH। यहां से हम देखेंगे त्रिभुज ABH में x जो है वो AH का मध्य बिंदु है और y जो है वो BH का मध्य बिंदु है। x व y AH व BH के मध्य बिंदु। एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं ABH की बात कर रहे हैं, इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ऐसा हम थेल्स प्रमेय के अनुसार कहते हैं। यदि उन दो भुजाओं के मध्य बिंदु पता है तो उन दोनों भुजाओं को दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो XY है वो किसके समांतर होगा, AB। यहाँ से हम कहेंगे XY समांतर है AB। क्यों समांतर है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय हम आगे प्रूफ देखेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो मिलाने से प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। ये डायरेक्ट ध्यान रखें। 11वीं एक्सरसाइज में इसका प्रूफ भी देखेंगे। अब देखो जब ये रेखा इस वाली रेखा के समांतर है तो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इसको मैं नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2
कोण एक बराबर कोण दो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरीके के कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। मतलब कोण एक किसके बराबर होगा? कोण दो। क्यों? संगत कोण बराबर होगा और वो कितने डिग्री का? ये अपने को पहले से दे रखा है एक के बारे में, ये जो CF है वो क्या है? इस भुजा AB पर लंब है, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90। एक किसके बराबर? दो के, तो दोनों किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री। क्यों बराबर होंगे? संगत। ठीक है। इसी तरह से अपने पास ये आ गया कि ये जो कोण दो है उसका मान 90 डिग्री है, इसका मतलब शीर्ष Z से ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसको भी नाम दे दो, ABCDEF तक पहुंच गए, GH तक पहुंच गए, इसको नाम दे देते हैं I, इस वाले बिंदु को। तो ये जो ZI है वो क्या XY पर लंब होगा कि नहीं होगा? शीर्ष Z से। तो देखो शीर्ष Z से ये इंप्लाइज करेगा आपके पास 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो ZI है शीर्ष Z से ZI XZ पर लंब है, यही कहेंगे। एक लंब तो अपने पास शीर्ष Z से शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब, मतलब एक शीर्ष लंब अपने को प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम सिमिलर त्रिभुज इसकी बात करेंगे, BHC त्रिभुज BHC में Y और Z भुजा BH और CH के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर। मतलब YZ जो है वो समांतर होगी BC को। तो यहाँ से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं हम? इसको कोण नाम दे दे 3, इसको नाम दे दे 4। कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4। इसको I नाम दे दिया, इसको कह देंगे इस वाले बिंदु को J। तो यहाँ से कोण 3 पहले से दे रखा है इसने, ये जो AD है भुजा BC पर क्या है? लंब है। ये दे रखा है लंब के अंदर है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों शीर्ष लंब है। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। क्यों बराबर होंगे? संगत कोण से। ये समांतर कैसे हुई? थेल्स प्रमेय से। सेम काम में देना है तीनों त्रिभुजों के द्वारा में भी थेल्स प्रमेय से हम क्या करेंगे? रिजल्ट लिखेंगे। ये आ गया आपके पास। इसका मतलब है जो XJ है वो YZ पर क्या है? लंब। XJ जो है वो YZ पर क्या है? लंब है। तो दूसरा शीर्ष लंब आ गया। इसी तरीके से तीसरे त्रिभुज में देख लेंगे, त्रिभुज AHC में, त्रिभुज ACH, इसमें क्या करेंगे? X और Z भुजा CH और AH के मध्य बिंदु है, तो X जो Z है वो समांतर होगी किसके? AC के, थेल्स प्रमेय से। यहाँ हम इसको कह देंगे कोण 5 और इसको कह देंगे कोण 6। IJ इसको नाम दे देंगे बिंदु को K। तो ये जो YK है, YK यहाँ से किसके लंब आएगा आपके पास? XZ के। तो अब इस त्रिभुज में देखें, ये जो आपके पास त्रिभुज दे रखा है XYZ, इसमें तीनों शीर्षों से डाले गए लंब अपने को प्राप्त हो गए। एक का लंब आया था अपने पास ZI, एक आया अपने पास XJ, एक आया अपने पास YK। तीनों शीर्ष लंब आ गए। तीनों शीर्ष लंब किस बिंदु पर काट रहे हैं? H पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? उनको नाम दे दो आप, इसको कह देंगे समीकरण 1, इसको कह देंगे समीकरण 2, इसको कह देंगे समीकरण 1। समीकरण 1, 2 व 3 से इनको कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से। शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? H पर। अतः त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र H होगा। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 9 देखा हमने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो देखो प्रश्न नंबर 10 ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है इसमें? त्रिभुज ABC में भुजा BC पर, इस भुजा BC पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करना है, या वह बिंदु किस तरीके से, आपको मेथड बताना है कि क्या मेथड अप्लाई करोगे, सर्वांग सम सिद्ध करोगे, थ्योरम काम में दोगे, किस तरीके से करना है वो आपको बताना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजा AB और AC से समान दूरी पर स्थित हो। तो हम क्या करते हैं कि एक रचना कर लेते हैं। इस तरीके से एक रेखा मान लो जो आगे x तक जा रही है, एक रेखाखंड खींचा AX जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अब इस रेखाखंड AX पर एक बिंदु हमने दे दिया P जो भुजा AB
और भुजा AC से समान दूरी पर, ऐसा बिंदु हमने ले लिया। ये रचना करेंगे तो जरा देखो क्या आ जाएगा आपके पास। बिंदु P जो है इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। अब ये हम रचना में ले रहे हैं, रचना से शुरू करते हैं, दिया हुआ है, ज्ञात करना है, आप लिख लेना। इसके बाद रचना में क्या करना है, शीर्ष A से एक रेखाखंड AX खींचा, शीर्ष A से रेखाखंड AX खींचा, जो भुजा BC को बिंदु D पर काटता है। ठीक, उसके बाद में क्या किया, AX पर कोई बिंदु P लिया तथा AX पर कोई बिंदु P स्थित है, जो रेखा या भुजा AB व AC से समान दूरी पर है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, इसका मतलब AB व AC से समान दूरी पर बिंदु, तो PN बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है PN बराबर PN, ये आपको क्या कर रखा है, रिजल्ट दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने का जो तरीका लगाएंगे, बिंदु P AB और AC से समान दूरी पर है, इसका मतलब है कि जो बिंदु P का बिंदुपथ होगा वो इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु से या कटान से प्रतिच्छेदन से जो कोण बनेगा उस कोण का अर्धक होगा। मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कोण 1 और ये कोण 2 है, तो इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड होगा ये AX। तो अब हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ये दे दीजिए, त्रिभुज ANP, त्रिभुज ANP व त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखना। यहाँ से PN बराबर तो क्या है, PN बराबर क्या दे रखा है, PN दे रखा है, दिया हुआ है आपके पास, पहले से कह रखा है कि जो बिंदु P है वो AB और AC से समान दूरी पर है। साथ ही हम क्या कहेंगे, AP बराबर AP, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ। इसके अलावा क्या कहेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ये कैसे कहा हमने, ये जो प्रमेय 10.2 थी उससे कहा, प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या कहती है, यदि कोई बिंदु दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है तो उस बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के कटान से प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। मतलब ये कोण 1 बराबर कोण का अर्धक हुआ, इसका मतलब AP, कोण अर्धक हुआ इसका मतलब कोण 1 किसके बराबर है, 2, तो दोनों त्रिभुज क्या आ गए यहाँ से सर्वांग, तो त्रिभुज ANP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AMP। ठीक है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा क्या आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से देखो ये वाली भुजा क्या आ गई, इसके बराबर आ गई। ये वाला खंड तो आपस में हो गया बराबर। अब इसकी बात करें हम, BN की बात करें तो ये AN और AM ये दोनों पार्ट तो बराबर है, तो ये शेष जो AB और AC का रिमेनिंग पार्ट रह गया वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इसके बाद देखो, सॉरी बराबर नहीं कह सकते हम, क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो ये दोनों भुजाओं के बारे में बराबर कहेंगे, ये भी नहीं कहा, बराबर नहीं कहेंगे इसको। हमें तो क्या देखना है, इस भुजा BC पर स्थित बिंदु D को पता करना है, कैसे करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से दो त्रिभुज मान लेंगे, उन दोनों त्रिभुजों को पहले क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। यह आपका तरीका है। सर्वांग सम सिद्ध करने से क्या फायदा हुआ कि ये जो बिंदु D है वो किस पर स्थित है, ये AP क्या था, कोण A का अर्धक था, तो इसे P को आगे बढ़ाने पर तो ये बिंदु D तक पहुंचा, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहां तक जा रहा है, X तक। इसका मतलब है कि जो बिंदु D है वो भी किस पर स्थित है, कोण अर्धक पर स्थित है। तो भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ जो है, या फिर भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो है उसको भुजा BC पर स्थित बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे, कोण अर्धक, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे तो फिर जो बिंदु D होगा वो कोण अर्धक पर स्थित होगा। अतः बिंदु P का
बिंदु पर कोण अर्धक है। जब कोण अर्धक है तो ये जो डी बिंदु है वो भी इसी पर स्थित है। इसका मतलब जो बिंदु डी होगा वो भी किस पर स्थित होगा, कोण अर्धक पर स्थित होगा। तो इस तरीके से सर्वांग सम सिद्ध करके क्या करेंगे, ये वाला प्रश्न ज्ञात करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक नंबर के क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्नावली 10 में से एक नंबर की क्वेश्चन कैसे आते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सारे क्वेश्चनों का जो पहले आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी लेंगे, कुछ नए क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपका जो एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा वो गलत नहीं होगा। थैंक यू।